वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। मैं एडवोकेट विकास राजावत, दिल्ली हाई कोर्ट, आप सभी व्यूअर्स का मैं आपके अपने चैनल लीगल गाइड 360 पर स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 22 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बताया था कि ओरल जो एडमिशन है वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो मैंने बात करी थी 22 में, उस पर अप्लाई नहीं होंगे। मैंने 22 जो आपको डिस्कस की थी, उसके आगे की सेक्शन जो है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट। 22 अच्छे से समझा दिया मैंने था, अनलेस जो कंडीशन थी जब तक उसका सेकेंडरी एविडेंस ना दे दिया जाए। अब उससे आगे की कहानी आज हम इस सेक्शन के अंदर बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझेंगे इसको विथ इलस्ट्रेशन के साथ। और जैसा कि आज सेक्शन हम इसके अंदर 22A, 23 एंड 126 पढ़ेंगे, कि 126 जो है वो 23 से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको हम इसके साथ में जोड़कर इसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम पहले से सारे जितने भी अभी तक मैंने सेक्शंस किए हैं, जितने भी लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो मैं वैसे भी आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके लिए क्या नया है और क्या हट गया है वो सारी चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 22A की। ठीक है, तो 22 बात करता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड आर रेलिवेंट। ठीक, तो ओरल एडमिशन है वो रेलिवेंट होंगे कि नहीं होंगे, एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे, कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, हम इस चीज को समझेंगे। एक्चुअल में ये हमसे जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा इसको, ताकि आपको समझ आए। और इसका सिंपल वे जो है वो ये है कि ओरल एडमिशन एज टू दी कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड वर्ड यूज हुआ है, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन पता नहीं है, तब तक आप इस डेफिनेशन का मतलब समझ ही नहीं सकते। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, क्या होता है? मैं अगर एक सिंपल पूछूं आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो सिंपल भाषा में तो आप ये बता दोगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड जो हो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। पर नहीं, जो लॉ की भाषा में हम बात करें तो जो आईटी एक्ट का सेक्शन 2T जो है वो इस डेफिनेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो सेक्शन 2T में क्या बात कही गई है आईटी एक्ट की, वो मैं आपको बताता हूं। तो सेक्शन 2T बात करता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की, इसकी डेफिनेशन बताया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड में क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स मींस क्या? डेटा। पहली बात तो ये बात करता है कि कोई डेटा हो गया, नंबर 1 डेटा। सेकंड बात, कोई रिकॉर्ड हो गया। नंबर 3 ले लेते हैं। नंबर 3 हो गया कोई इमेज हो, कोई इमेज हो। और नंबर 4 जो आखिरी है वो होता है कोई साउंड हो। ये 4 चीजें होंगी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड में, और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड कब माना जाएगा? और डेफिनेशन आगे हमें क्या बताता है इन चारों का, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो रिकॉर्ड हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे साउंड हो, इन चारों को इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में ये होनी चाहिए। पहली तो बात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इनको क्या किया गया हो, या तो सेंड किया गया हो, ठीक है, सेंड किया गया हो, रिसीव किया गया हो, या स्टोर किया गया हो। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनको या तो सेंड करा गया, या रिसीव करा है, या
स्टोर किया गया? किन चारों चीजों को? डेटा को जैसे सेंड करा या रिसीव करा, स्टोर करा, सेम जो हमने बताई आपको, रिकॉर्ड कहीं पे स्टोर करा हुआ है या कोई रिकॉर्ड किसी को सेंड करा है या रिसीव करा है किसी से कोई रिकॉर्ड। इमेज का सेम ऐसे ही आपने किसी को भेजी है या रिसीव करी है, मतलब प्राप्त करी है, या कहीं पे आपने इसको जमा करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा है। सेम ऐसे ही साउंड का है, इसको आपने कहीं स्टोर कर रखा है, साउंड को, किसी ध्वनि को सेंड करी हुई है, किसी को रिसीव करी हुई है। तो जिन सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? डेटा, रिकॉर्ड, इमेज, साउंड, सिर्फ ये चार चीजें जो आईटी एक्ट की सेक्शन 2T हमें जो बताती है। ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2T के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिकॉर्ड्स है उसकी डेफिनेशन है। और इन चारों का डेफिनेशन कंप्लीट का वही, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए, और चारों का क्या होना चाहिए? तो ये सेंड करेगा या रिसीव करेगा या स्टोर करेगा। ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं जिस किसी भी उसमें, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए क्या ओरल एडमिशन दी जा सकती है? क्वेश्चन 22 ये बात कर रही है हमसे सिंपली। तो हम इसको अगर समझें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड मतलब जैसे सपोज करो कि आप एग्जांपल ले लो, कोई डेटा है, अब उस डेटा के लिए क्या ओरल सबमिशन दी जा सकती है? तो बड़ा सिंपल सा समझ लो, 22A बड़ा क्लियर है, वो बड़ा क्लियर कहता है कि इसके लिए एडमिशन, ओरल एडमिशन तो नहीं दिया जा सकता है। ओरल एडमिशन नहीं दिया जा सकता है, बट अनलेस, कब दिया जा सकता है? जनरली नहीं दिया जा सकता, पर कब दिया जा सकता है? जब जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड जो प्रोड्यूस करा जा रहा है ना, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए उसकी जेन्युइननेस पे। ये इसका की पॉइंट है, जेन्युइननेस पे। सपोज करो कोई ऐसे की एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कराया, पर उसकी जेन्युइननेस पे क्वेश्चन उठ गया कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। जेन्युइननेस पे उसके अगर क्वेश्चन उठ रहा है उसकी, तब उस कंडीशन के अंदर ओरल एडमिशन दिया जा सकता है। 22 सिर्फ इतनी बात बताती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं बताती। तो 22 मैं एक बार रिपीट करता हूं, 22A के अंदर ओरल एडमिशन दिया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के लिए। किस कंडीशन में? जब, केवल तभी जब किसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की जेन्युइननेस पे क्वेश्चन उठे, मतलब वो सही है या गलत है। मतलब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि वो ट्रू है या सही है या गलत है, सही नहीं है। इस ही कंडीशन में केवल ओरल एविडेंस, ओरल एडमिशन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड पे, इसके अलावा कभी भी नहीं। एडमिशंस मैंने आपको बता दिया है। एडमिशंस क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स होती हैं, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में। और तीसरी उसकी इंग्रेडिएंट क्या होते हैं कि वो भाई साहब कोई इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, कोर्ट को के लिए कोई इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, कोई ऐसा कोई इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रहे हो, मतलब कोई अनुमान के लिए सजेशन दे रहे हो, कोई अनुमान लगता हो उससे, तो वो है। और दूसरी उसकी जो मैंने एडमिशंस की बताई थी आपको कि भाई साहब वो पर्टिकुलर किसी ऐसे पर्सन से किसी ऐसी सर्कमस्टांसेस में दिया गया है जो आगे आने वाली सेक्शंस में लिखा हुआ है, तो वो भी एडमिशंस बन जाएंगे। तो 22 तो इतनी बात करता है। अब बात कर लेते हैं 23। तो 22A तक आपने पढ़ लिया। अब इसके आगे जो 23 है, ये जो, हाँ एक बात मैं बताना और भूल गया कि 22A भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर है ही नहीं। इस सेक्शंस को डिलीट कर दिया है 22A को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। अब ये लॉ मेकर्स की क्या इंटेंशन रही है इसको डिलीट करने की, इसके पीछे क्या इंटेंशन के साथ इसको डिलीट करा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या उन्होंने सोच के करा, ये तो अभी समझ नहीं आ रहा। ये तो आने वाला टाइम बताएगा, जब इसकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे महसूस की जाएगी कोर्ट के अंदर, प्रोसीडिंग्स के अंदर, तब ये आने वाला समय बताएगा। तो बात कर लेते हैं 23 की, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 21 होगा, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। तो ये सिंपल से ये बता रहे हैं कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ एडमिशन इन सिविल केसेस। ये बड़ा सिंपल सी ये डेफिनेशन सिर्फ इतनी बात करती है कि जो एडमिशंस हैं उनकी सिविल केसेस के अंदर
क्या पोजीशन रहेगी, वो क्या रेलिवेंट होंगे, क्या सारे एडमिशन सिविल केस के अंदर रेलिवेंट हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये बताती है हमें सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। In civil cases, no admission is relevant if it is made either upon an express condition, ये जो है ना express condition, जो मैंने वर्ड यूज करा express condition, that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given। अब मैं आपको सिंपल समझाऊं। जनरली आप ये समझो कि केस दो तरह के होते हैं, आपको ये भी समझा देता हूं। जैसे चलो, एक ये सिविल केस हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्रिमिनल। क्रिमिनल केस और सिविल की अगर डिफरेंट अगर एक लाइन में बात करें तो क्रिमिनल के अंदर जो क्राइम अगेंस्ट होगा वो सोसाइटी के होगा, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। और इसमें क्या होगा, क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल होगा, मतलब प्राइवेट पर्सन्स होंगे, ए और बी के बीच कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा या किसी फैमिली डिस्प्यूट होगा। मतलब ये जो ऑफेंस होगा सोसाइटी अगेंस्ट नहीं होगा, ये तो नहीं अंतर है। तो ये सिविल केस के अंदर एडमिशन क्या होंगे, जनरली क्रिमिनल के अंदर तो होंगे एडमिशन जो है रेलिवेंट होंगे ही होंगे, पर वो कह रहे हैं सिविल के अंदर हो तो जनरली सिविल के अंदर भी एडमिशंस के जो इंग्रेडिएंट है अगर वो फुलफिल हो रहे हैं किसी स्टेटमेंट में एडमिशन बनने के लिए, अगर वो चीजें उसमें जो इंग्रेडिएंट एडमिशन की जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी सेक्शन 17 के अंदर, अगर वो इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं तो सिविल केस के अंदर भी एडमिशंस रेलिवेंट होंगे। बट इन्होंने दो कंडीशंस बता दी, किस कंडीशंस में नहीं होंगे। ये नहीं होंगे ये आपके लिए प्री का क्वेश्चन है। जनरली होंगे पर नहीं होंगे किस कंडीशन में, कि सपोज करो ये ए और बी के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक। अब इन्होंने क्या करा, कोई एक्सप्रेस कंडीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्त शर्त, कोई ऐसी कंडीशन है जो एक्सप्रेस कर रही हो उनकी पर्टिकुलर, कोई उन्होंने अपने बीच में आपस में कोई ऐसा समझौता किया हो पहले या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स कभी किया हो। जैसे कोर्ट में अगर प्रोसीडिंग्स भी चल रही, मैं आपको बता दूं, या तो पहले किया हो कभी या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कभी कोई ऐसी कंडीशन दिख रही हो, एक्सप्रेस दिख रही हो कंडीशन कि भाई साहब जो वो है इससे रिलेटेड कोर्ट के अंदर एविडेंस दिया नहीं जा सकता है, ऐसी कोई एक्सप्रेस कंडीशन दिख रही है। पहली बात ये, तो ऐसी कंडीशन में ना तो ए ना ही बी कोई भी एडमिशन नहीं कर सकता कोर्ट में सिविल केस के अंदर। ये सेक्शन का पहला अपवाद है। कोई कंडीशन ऐसी दिख रही है कि द एविडेंस दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, उन लोगों ने एक दूसरे के बीच ऐसी एक एक्सप्रेस कंडीशंस पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट में लिख लिया, ओरली कहीं पे ऐसी कोई चीज ऐसी आ गई उनके बीच में, रिकॉर्ड में आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड में आ गई हो, किसी में भी आ गई हो, जिसमें ये एक्सप्रेस हो रहा है, ये अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसी शर्त कोई अभिव्यक्त हो रही है, ऐसी एक्सप्रेस कंडीशंस है, कोई कंडीशंस एक्सप्रेस हो रही हो कि इसके लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा या नहीं दिया जाएगा, तब इस कंडीशन के अंदर आप एडमिशन नहीं दे सकते हो, चाहे वो बेशक एडमिशंस के सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल कर रहा हो, एडमिशंस को स्टेटमेंट एडमिशंस बनने की सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल कर रही हो, चाहे वो जो एडमिशंस के एक इंग्रेडिएंट होते हैं कि वो पहली बात स्टेटमेंट होनी चाहिए, दूसरी बात वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे इसमें ओरल भी हो या डॉक्यूमेंट में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तीसरी वो कोई इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रही हो या पर्टिकुलर किसी ऐसे व्यक्ति से पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन में जो आगे आने वाली सेक्शन में लिखी हो, वॉट एवर जो इंग्रेडिएंट है सेक्शन 17 के एविडेशन के, बेशक वो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, पर फिर भी अगर एक्सप्रेस कंडीशन है इन दोनों के बीच में, ए और बी के, मैंने जैसे बताया इन्होंने कभी कर ली हो और एविडेंसेस में नहीं दिया, ऐसी कोई कंडीशंस दिख रही है, तब उसके लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा। सेम दूसरी बात यह है कि और अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। और कोर्ट को भाई साहब ऐसी सर्कमस्टांसेस में, ऐसी स्थिति में, दूसरी जो इसका विवाद है कि उस कंडीशन में भी नहीं दिया जा सकता कि कोर्ट ऐसा अनुमान लगा पा रहा है ऐसी सर्कमस्टांसेस में कि ये जो पार्टी है
ये दोनों जो है परस्पर, इन दोनों ने क्या करा, पार्टी जो है परस्पर इन दोनों उन्होंने क्या करी, सहमति जताई है किसी चीज पे कि ये एविडेंस जो है उनको नहीं दिया जा सकेगा। ठीक है, ऐसा मतलब कोर्ट को अनुमान, ऐसा कोर्ट को अनुमान लग रहा है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस बन गई है, ऐसा मतलब सर्कमस्टांसेस बन गई है कि कोर्ट ये अनुमान लगा पा रहा है कि भाई साहब इसका एविडेंस, ये दोनों पार्टी एग्रीज थी और इनका एविडेंस नहीं दिया जाना था। तो उस कंडीशन में भी बेशक एडमिशन की सारी जो कंडीशन है एडमिशन बनने के लिए वो फुलफिल हो रही हैं, जो इंग्रेडिएंट है उसके फुलफिल हो रहे हैं, तब भी उस कंडीशन में भी एडमिशन नहीं दिया जा सकता। तो मैंने बता दिया आपको दो कंडीशंस, जनरली सिविल केसेस के अंदर एडमिशंस रेलिवेंट हो जाएंगे, पर सिर्फ दो कंडीशन के अंदर नहीं होंगे। एक तो उसमें एक्सप्रेस कंडीशन दिख रही हो उन दोनों के बीच, ए और बी के जो मैंने एग्जांपल लिया। दूसरी बात यह है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिसमें कोर्ट को ऐसा अनुमान लग रहा है, कोर्ट को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पार्टीज जो ये हैं ये परस्पर एग्री हुई थी कि एविडेंस नहीं दिया जाएगा। अब अगर इसकी मैं सिचुएशंस आपको बताऊं, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहा होगा, तो सपोज करो अगर ये कह देते कि भाई साहब पार्टी इसके जो ए और बी के बीच डिस्प्यूट है, ये अगर कोई समझौता वाली बात है, कोई कंडीशंस इसके बाद भी दे सकते हैं, तो भाई साहब व्यक्ति समझौता करेगा ही नहीं। मान लो जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल दूं, ए और बी के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। अब ए और बी के बीच डिस्प्यूट चल रहा है पर्टिकुलर किसी चीज को लेके, पैसे को लेके ही चल रहा है। मान लो सपोज करो 5 लाख को लेके चल रहा है, ए कह रहा है मेरे 5 लाख है, बी कह रहा नहीं है। अब ये तो फैक्ट एंड इश्यू हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ कि ए इंटेंशनली कि स्टेटमेंट इसकी एडमिशन कर लो, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है बी की बात, और बी जनरली बी को बुलाता है रिकॉर्ड करने के पर्पज से। इंटेंशन उसकी थी कि रिकॉर्ड करके उसको कोर्ट में यूज कर ले, तो वो बी को बुलाता है कि भाई साहब हम दोनों समझौता कर लेते, एक काम कर, तू मेरे 5 लाख रुपए हैं, तू चल 2.5 दे दे, तूने 5 लिए थे। तो वो सोचेगा यार भाई ठीक है यार 2.5 में निपट रहा है, निपटा लेते हैं, तो वो करे। अब उसमें तुमने वो स्टेटमेंट ले लिया, तुम वो सोचो कि वो कोर्ट में यूज कर लोगे एज एडमिशन, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब कोर्ट को अनुमान लग रहा है, ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि कोर्ट अनुमान लगा सकता है कि जो एविडेंस है इसमें नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो, इस तरह से अगर हो, तो भाई कोई समझौता के लिए तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब समझौते में तो बातें होती नहीं, तुम इतना नहीं इतना ले लो, इतना नहीं इतना ले लो, तो इसके लिए तो एग्री नहीं होंगे फिर। समझो आप इस चीज को। तो ये बात है 23 की। बाकी इसका एक एक्सप्लेनेशन है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू exempt any barrister, pleader, attorney or वकील from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126। तो ये बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी जो ये दो कंडीशंस हैं 126 के हिसाब से उनको एग्जम्प्ट करती हैं। ठीक है, कि वो तो दे सकते हैं इस कंडीशन, बेशक एक्सप्रेस कंडीशन दिख रही हो, ऐसी ऐसी हो, पर वो भी 126 में जो कंडीशन जो चीजें लिखी हैं उनके बिहाफ से अटॉर्नी, एडवोकेट, प्लीडर, बैरिस्टर, तो वो 126 के अंदर जो लिखा है उसके हिसाब से ही होगा। अब इसके लिए मैं आपको 126 समझाता हूँ बहुत अच्छे से कि 126 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई कोई तो रीजन लिखा होगा कि 126 जनरली आप दे सकते हो, पर दो कंडीशंस में नहीं दे सकते हो। मैंने वो भी बता दिया आपको दो कंडीशंस कौन सी हैं। पर बात अगर आ जाए किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील की, तो वो एग्जाम्प्ट है इस चीज से भी, दो कंडीशन में भी, तब भी दिया जा सकता है। तो 126 पढ़ लेते हैं। अब 126 जो बात करती है हमारी, तो सबसे पहले 126 की जो हम बात करें, तो सबसे पहले तो देखो 126 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 132 हो जाएगी। और 126 करती किसकी बात है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले बात अगर करें तो इसमें सिंपल सा है, आपको मैं बताऊं, नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, मैंने जहां जहां रेड लिखा हुआ है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जहां पे ये लिखा है बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील, इसकी जगह उन्होंने एक वर्ड लिख दिया एडवोकेट। ये चार वर्ड जो लिखे थे, अटॉर्नी, प्लीडर, बैरिस्टर, अब अपने यहाँ होता ही नहीं है ये सब। अपने यहाँ सिंपल सा एक एडवोकेट होता है आज के टाइम पे, तो सिर्फ एक एडवोकेट बहुत है बस। तो नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील, तो उसकी जगह इन्होंने नए एक्ट के अंदर
एडवोकेट लिख लिया, तो अभी आपको तो पढ़ना पड़ेगा बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील ही। सेल एट एनी टाइम बी परमिटेड unless with his client express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment। अब आज के साक्ष्य अधिनियम के अंदर इसमें एम्प्लॉयमेंट की जगह सर्विस आ गई है। एज सच बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील by or on behalf of his client or to state the consent or condition of any document with which he has become acquainted in the courts and for the purpose of his professional employment or to disclose any advice given by him to his client in the courts and for the purpose of such employment। आप सिंपल सा समझो, ये कह रहे हैं कि सपोज करो, आपको मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। तो जैसे एक एडवोकेट और क्लाइंट का जो एक संबंध होता है ना, वो ट्रस्ट का संबंध होता है। सपोज करो अगर कि एडवोकेट को ये परमिशन दे दें कि एडवोकेट उसकी बात को एज एडमिशन कोर्ट में दे सकता है, तो फिर कोई भी क्लाइंट अपने एडवोकेट को सच्चाई बताने से भी डरेगा, है ना। जैसे सपोज करो कोई ए व्यक्ति है, वो क्राइम करके आ गया, ये ए व्यक्ति है, ये क्राइम करके आ गया। अब ये लॉयर साहब है, इनको अगर ये कुछ बताएगा नहीं, अगर इसको ये अगर डर रहे कि भाई साहब अगर मैं इनको कुछ बताता हूं तो ये मेरे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, तो फिर तो ये तो आएगा ही नहीं अपने बचाव के लिए, इनके पास इसने क्राइम कर दिया। अब जैसे तो इसके लिए करा है कि भाई साहब जब तक ये कंसेंट नहीं देगा ना, क्लाइंट जो ये है एडवोकेट का, जब तक ये कंसेंट नहीं देगा तब तक ये उस जो इसने बात बताई है, जो स्टेटमेंट इनको दी है, उनको यूज नहीं कर सकते, कोर्ट में बता नहीं सकते इस चीज को। ये वकील साहब भी, हाँ ये कंसेंट दे दे फिर बता सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं है। जब तक कंसेंट नहीं दी तब तक नहीं बता सकते हैं। सिविल केस के अंदर की बात हो रही है, जो मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताया था, एग्जाम्प्ट है ये, उसमें मैं 126 अब पढ़ा रहा हूँ। तो 126 क्या कहती है कि भाई साहब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करता है, तो क्लाइंट और लॉयर्स के बीच जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो रहा है, अब इसमें क्या है, जब तक ये भाई साहब क्या कर देता, टू डिस्क्लोज कंसेंट ना दे दे तब तक ये आप उसकी कोई भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये तो बात हुई ये वाली, जो इस पैरा की बात हो गई यहां तक। In the course and the purpose of his professional employment to disclose any advice given by him to his client in the course for the purpose of such employment। अब इसके भी एक्सेप्शंस हैं कि ये क्लाइंट भाई ऐसा तो है नहीं कि एडवोकेट को बांध देगा बिल्कुल, भाई इसको ये चीज इसलिए दी कि तब तक डिस्क्लोज नहीं करें ताकि इसका ट्रस्ट बना रहे इनके पास। ये एटलीस्ट वकील जो कुछ काम क्राइम कराया उसको बचाया जा सके कोर्ट के अंदर, तो ये वकील को बचाए ताकि इसकी बात छुपाई जा सके। तो इसने बता दिया कि भाई आज इसने बता दिया कि 1 तारीख है आज और 1 तारीख को ये क्राइम करके आया, इनको तो ये प्रोटेक्ट है इनके पास। इसने सारा बता दिया कि हाँ मेरे से गलती हो गई ये विषय। अब ये वकील साहब उसके हिसाब से डिफेंस देखेंगे और इसको बचाने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता, एक्सेप्शंस क्या है कि वकील साहब को कब इसकी कंसेंट की जरूरत नहीं कि वो कोर्ट को बता सकते हैं इसकी बगैर कंसेंट के, तो इस कंडीशन में तो नहीं बता सकते। कंडीशन क्या हुई, जैसे कि ये व्यक्ति ने आज इनका सर का वकालतनामा फाइल कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसे समझो कि वकालतनामा साइन कर दिया और इसने बता दिया, इसके बाद ये कह रहा है कुछ टाइम के बाद ही कि मैं सर जा रहा हूं लूट करने। वकील साहब को बता के जा रहा है कि मैं आज जाऊंगा और आज लूट करूंगा, आज ये गाड़ी चोरी करके ले जाऊंगा, या आज ये यहाँ पे रॉबरी करूंगा, या आज इसको मर्डर करूंगा, ये इनको बता रहा। तब वकील साहब को इस क्लाइंट की परमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्राइम करने जा रहा है। इस कंडीशन में ये बात एडमिशंस बन सकती है सिविल केस के अंदर। जो मैंने आपको बताया, ये जो एक्सेप्शंस जो थे जहां पे इसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है एक ही, अब वकील साहब को क्या मिल गया कि भाई साहब ये तो मेरे जो आया था इस ट्रस्ट किसके लिए था, इसके लिए, तब इसकी कंसेंट की जरूरत थी। पर ये क्या हो गई, फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, एनी इलीगल पर्पस। अब कुछ भी इलीगल करे, चाहे वो एक्ट करे चाहे ओमिशन करे, कुछ भी इलीगल होना चाहिए। लीगल के लिए कोई दिक्कत नहीं,
है ना। तो यहाँ पे कंसर्न की जरूरत नहीं। दूसरी बात, एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाई एनी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील, एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट सर्विस एज सच, मैंने बता दिया इन चारों की जगह एडवोकेट आ गया है, एम्प्लॉयमेंट की जगह सर्विस आ गया, और ये अच्छे एम्प्लॉयमेंट की जगह ये एम्प्लॉयमेंट मेरे हिसाब से भी इसको हटना चाहिए था। सर्विस वर्ड अच्छा यूज किया इसकी जगह। एक्चुअल में एडवोकेट है वो सर्विस ही देता है क्लाइंट को, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है। ठीक है, तो जो इसमें चेंजेस करा मेरे हिसाब से तो अच्छा किया है। बाकी तो आगे आने वाले विधि जो वेत्ता हैं, विशेषज्ञ हैं, वो और अच्छे से बताएंगे इसको। तो एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाई एनी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील, एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, since committed since the, अब ये वाली बात समझो, अब मैं इसको और समझाता हूं। जैसे ये ए व्यक्ति है, ठीक है, इसने वकालतनामा साइन कर लिया था 1 तारीख को। अब ये क्या करता है, 5 तारीख को जाके रॉबरी कर लेता है इस सी प्लेस पे। ठीक है, 5 तारीख को ये रॉबरी कर लेता है ये व्यक्ति, और वो बात वकील साहब को कहीं से पता लगती है, या ये आके खुद बता देता है उनको कि मैंने ऐसे ऐसे करके एक चोरी और कर दी। तो अब ये क्या हुआ, कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये 1 तारीख को वकालतनामा साइन करा आपने एक केस के लिए, मान लो कि भाई साहब आप चोरी करके आए थे, उसको बचाने के लिए वकालतनामा सेव करा। अब इसके बाद आपने क्या कर दिया, कुछ दिन के बाद रॉबरी कर दी और ये इनको बता दी। ये तो पहली तो बात ये थी कि बता के जा रहे हो, अब इसके बाद क्या, ये करके आ गए हो, करके आने के बाद बता रहे हैं कि मैंने एक और कर दी। तो ये वकील साहब जो है ना, इस सिचुएशंस में भी एडमिशंस दे सकते हैं। तो ये 126 का पूरा सार है। जनरली एडवोकेट और क्लाइंट के बीच जो बातें होती हैं, इस एक्शन का यही मतलब है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रोटेक्टेड है 126 से, कि उसके लिए वकील साहब नहीं देंगे। पर सिचुएशंस ऐसी है कि वो भाई साहब इनको वकालतनामा साइन कर दिया, इनको अनसाइन दे दिया, आज से इनकी सर्विस लेने लगा। इसके बाद वो भाई साहब क्या करता है, कुछ दिन बाद बताता है कि मैं आज जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। वकालतनामा साइन करने के बाद ही लागू हो जाएगा ये। अब वो बताता है तो वकील साहब चाहे तो एडमिशन दे सकते हैं, पर जनरली अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी वकील नहीं चाहेगा, क्योंकि भाई इसका काम सफर होगा। एक बारी तो आप दे पाओगे स्टेटमेंट, क्लाइंट अपनी फाइल ले जाएगा आपसे, कहेगा मुझे नहीं कराना, आप तो मेरी एंगेज जा रहे हैं। भाई वो क्रिमिनल होगा हार्डकोर, वो तो ऐसे ही करेगा। तो प्रैक्टिकली बात ही है। तो मेन जो होता है ना, हर सेक्शन के पीछे मोटिव होता है। तो इसका मोटिव ये था कि प्रोटेक्ट क्यों करा गया कम्युनिकेशन को, ताकि इनके बीच ट्रस्ट बना रहे। लेकिन उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करा कि भाई साहब तुम क्राइम पे क्राइम करते जाओ और वकील साहब कुछ बोल ही नहीं सकते, वो चीज प्रोटेक्ट नहीं करी, वो प्रोटेक्ट नहीं करा। पहली बार आप जा रहे हो क्राइम के लिए, आप बता रहे हो तो उसको बचाया जाएगा। तो ये जो इसके एक्सेप्शंस थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब इसके जो है, इट इज इम्पेरियल वेदर द अटेंडेंस ऑफ सच बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील, एडवोकेट रिफर टू द इन द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन। तो ये इन्होंने ऐड करा है, was or was not directed to such fact by or on behalf of this his client, the obligation stated in this section continues upon the employment has case। तो वही वाली बात है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ पूरी स्टोरी, कि उस कंडीशन में वो बार नहीं होंगे तब कर सकते हैं। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन है, समझ लो। जैसे कि ए है, ए क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट आई हैव कमिटेड फॉर्जरी। ये कहता कि मैंने भाई साहब कमिटेड का फॉर्जरी कर दिया, मैंने फॉर्जरी जो है कमिट कर दिया, क्राइम कर दिया फॉर्जरी का। एंड आई विश यू टू डिफेंड मी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे डिफेंड करो। ए ने वी से कहा, जो एक क्लाइंट है उसने बी जो वकील साहब उनसे कहा कि मैंने फॉर्जरी का क्राइम कर दिया और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बचाओ। एज द डिफेंस ऑफ मैन known to be guilty is not a criminal purpose, this communication is protected from disclosure। उसकी जो ये बात है, ये वो चीज है ना, वो डिस्क्लोजर के द्वारा प्रोटेक्टेड रहेगी। ऐसे ये ए क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ अ फॉल्स डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू स्यू। तो भाई साहब ये क्लाइंट है ए, वो बी वकील साहब से कहता है कि भाई साहब मैं क्या है,
एक प्रॉपर्टी की पे कब्जा करने जा रहा हूं, ठीक है, और फोर्ज डीड बना के उस पर कब्जा करूंगा। आप देख लेना, दिस कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ अ क्रिमिनल पर्पज इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोज। ये वाली बात प्रोटेक्ट नहीं होगी, मैंने बताया था आपका एक्सप्लेनेशन है। इलीगल पर्पज के लिए तो भाई साहब आप उनको नहीं कर सकते ना, अब बता के जा रहे हो। सेम ये है, ए बीइंग चार्ज विद embezzlement retains we an advocate to defend him in the course of proceedings we observe that, है ना, वकील साहब हम ऑब्जर्व करते हैं that an entry has been made in an account book charging A with the sum said to have been embezzled. With entry was not in the book at the commencement of his professional service, this being a fact observed by V in the course of his service, showing that a fraud has been committed since the commencement of the proceeding, it is not protected from disclosure. तो ये बात मैंने वही उससे अलग हटके एग्जांपल हो गया इसका, एम्बेजलमेंट वाली बात हो गई। मैंने आपको एक एग्जांपल इससे पहले जो दिया था, सेम उसकी और इसकी स्टोरी सेम मैच हो रही है। वही कि भाई साहब आपने आज मेरा वकालतनामा साइन कर दिया, उसके कुछ टाइम के बाद आप कुछ और क्राइम कर रहे हो, ठीक है, तो वो मुझे कहीं और से पता चलता है, आप ही मुझे बता देते, तो वो जो आपकी स्टेटमेंट है, वो जो आप हमारे और तुम्हारे बीच जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्ट नहीं है 126 से, वहां पे हमें कंसेंट की जरूरत नहीं है आपकी, वो एक्सेप्शंस में आ गया। अब बाकी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये थर्ड जो है ये ऐड करा है इन्होंने, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं था। इसमें इन्होंने लिख लिया था प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall apply to interpreter and the clerk और एम्प्लॉइज ऑफ एडवोकेट। तो भाई साहब इन्होंने क्या करा, इसका स्कोप और बढ़ा दिया, ना सिर्फ एडवोकेट, उनके जो साथ में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हो गए। अब एम्प्लॉय कौन हो गए, क्लर्क भी एम्प्लॉय हो गया उनका। इसके अलावा क्लर्क लिखा, क्लर्क के अलावा लिखा और एम्प्लॉय क्या हो गया, जैसे प्यून रखता है कोई, ये ड्राइवर रखता है, तो उनके सामने भी अगर कोई क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहा है ना, तो बगैर उसकी कंसेंट के डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। जो पहले वाली बात मैंने आपको बताई थी कि पहली बार आया और भाई साहब उसने बताया कि हम ये क्राइम कर रहे हैं। अब वो चीज मान के चलो, ये वकील साहब का मान के चलो क्लर्क सुन रहा है, अब तुम सोचोगे ये जाके कोर्ट में बता दे जाके कि ऐसे करी ये चीज, इसकी एडमिशन मान लिया जाए, तो ये एडमिशन नहीं मानी जाएगी इसकी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट है 126 के अंदर। तो ये चीज जो नई इन्होंने ऐड करी है, इंटरप्रेटेटर, क्लर्क, एम्प्लॉय ऑफ एडवोकेट, मेरे ख्याल से इससे इस सेक्शंस का और स्कोप उन्होंने बढ़ा दिया और कहीं ना कहीं क्लाइंट जो है उसका ट्रस्ट और मजबूत बना दिया कि आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो अपनी बात बताने के लिए, खुल के बिल्कुल वकील साहब को अपनी पूरी सच्चाई बता दो ताकि आपको बचा सके। तो 126 सेक्शन के जो इलस्ट्रेशंस हैं और इसके जो एक्सेप्शंस जो मैंने बताए हैं आपको, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। सेम 23 के जो एक्सेप्शंस बताए मैंने, उनसे प्री के क्वेश्चन बनते हैं। और आपको बताऊं 126 और सेक्शन 23 से मिला के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, आप इतना ही लिखाएंगे एग्जाम में, यही आपके लिए काफी होगा। इलस्ट्रेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। आप अपने आप से बनाना चाहो तो आप अपने आप से बना के भी इलस्ट्रेशन लिख सकते हो, यही इलस्ट्रेशन लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। वो आपकी समझ की, अगर आप सेक्शन समझ गए तो इलस्ट्रेशंस बना लेंगे। इसमें इलस्ट्रेशंस है, इस इलस्ट्रेशन को देख के आप बना सकते हो। कोई दूसरी चीज कमिटेड फॉर्जरी की जगह मैं करूं, कुछ और कमिटेड कर लो आप। तो वो सेक्शंस को आपने समझना है अच्छे से, और मैं इतने इजी तरीके से समझा रहा हूं। मैं फिर आपको एक बार समझा देता हूं। जनरली सिविल केसेस के अंदर जो एडमिशंस की मैंने बात करी थी वो रेलिवेंट होंगे, पर दो कंडीशंस हैं उनमें नहीं होंगे। वो मैंने आपको कंडीशंस बता दी थी किस कंडीशंस में नहीं होंगे। कहीं पे एक्सप्रेस कंडीशंस हो और दूसरी कोर्ट कैन इन्फर, ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि मतलब पार्टीज इसके बीच परस्पर एक दूसरे से एग्री थी कि इसका जो बात हमारी हो रही है चीज, इसका एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा। जैसे सपोज करो कि हम कहीं समझौता कर रहे हैं, वहां बैठे हमने आपको समझाया था, वो चीज कोई बात हो रही है, अगर उसको एडमिशन मानने लगेंगे तो फिर तो कोई समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। ये सब जो मीडिएशन वगैरह ये बने हैं इतने सारे, सेंट्रल से लेके स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सारे फेल हो जाएंगे फिर तो बहुत
सोच समझ के ये चीजें लिखी गई हैं। और उसके बाद तीसरी ये बात बता दी गई थी कि भाई साहब ये तो है ही, बाकी 126 के अंदर भी जो बात है वो भी प्रोटेक्ट है, अनलेस 126 के अंदर किस कंडीशन में वकील साहब जो है वो क्लाइंट की जो बात है उसके लिए एडमिशंस नहीं दे सकते। इस बात के लिए जो मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए थे कि ऐसी सिचुएशंस है कि भाई साहब वो आपको बता के जा रहा है कि वो क्राइम करने जा रहा है, तब तो आप उसकी भाई साहब कंसेंट के लिए नहीं रोकोगे, भाई साहब वो कंसेंट दे तभी मैं डिस्क्लोज करूं। सेम दूसरी बात कि भाई साहब वो पता चला कुछ दिन के बाद कोई और क्राइम करके आ गया और आपको बता रहा है, या तो ये तो हैबिचुअल वाली बात हो गई ना। तो इस सेक्शन को आपको ऐसे ही समझना है। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं और आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच। आज का डिस्कशन मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। Join our Telegram channel to get free study material. Thank you for watching. Subscribe for more videos. अब चाहते हैं कि मैं और इसी तरह से डिस्कशन करके आपके लिए वीडियोस बनाऊं। और एक बात और मैं बताने जा रहा हूं कि अब मैंने सेक्शंस लगभग 23 कंप्लीट कर लिए हैं, तो कल से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कन्फेशन के बारे में होगा। तो एडमिशंस यहीं पे समाप्त होता है, और कई बार एडमिशंस कहां से कहां तक आता है ये भी सेक्शन पूछ लेते हैं। एडमिशंस कहां से आया, 17 से लेके 23 के बीच में एडमिशंस डिफाइन है। तो एडमिशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से अब नहीं छोड़ना चाहिए। कल हम कन्फेशन पढ़ेंगे और सेक्शन 23 तक हो गई है, तो अब मैं आपको शायद एक एक करके मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा एज पर टाइम। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से जुडिशरी और अदर लॉ से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।